हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। इतिहास सेगमेंट के अंतर्गत आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम इसका परिचय जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोग 20वीं सदी के दूसरे दशक तक नहीं जानते थे। दूसरे दशक तक, लगभग 1920 तक ऐसा मानते हैं विद्वान। ऐसा मानते थे कि सिकंदर के आक्रमण के पहले, यानी सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी के आसपास हुआ था, तो वो मानते थे कि आक्रमण के पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन पहली बार 1921 में दो पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से कुछ खुदाई में वस्तुएं प्राप्त की। और अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो नाम आए हैं, ये क्या है इन्हें समझते हैं। भारत की आज़ादी के पहले 1826 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे चार्ल्स मेसन। उन्होंने देखा कि हड़प्पा के आसपास के लोग, हड़प्पा क्या है, हड़प्पा पाकिस्तान का जो है एक पाकिस्तान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी ज़िले के अंदर एक गांव है हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ के लोग घर बनाने के लिए या घर या कुछ भी ऐसे बनाने के लिए ईंटें जो है खरीदते नहीं हैं, बल्कि वहीं से कहीं से निकाल लेते हैं और घर वगैरह या कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन चार्ल्स मेसन ने इस बात पर ध्यान तो दिया, बट उस पर ज़्यादा ब्रिटिश सरकार ने ध्यान नहीं दिया और बात आई गई सी हो गई। अब 1853 से 1856 के बीच का जो समय था, उस दौरान हम सभी जानते हैं कि भारत में रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। तो रेलवे का निर्माण जो 1853 में हम मानते हैं कि डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। तो इस दौरान कराची से लाहौर, तो तब तो ये सब ये ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था। तो कराची से लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य होना था, तो इस दौरान यहाँ पर कनिंघम एक इंजीनियर थे और ब्रेंटन बंधुओं ने इस चीज़ पर ध्यान दिया। हड़प्पा के आसपास कुछ चीज़ें प्राप्त की, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए, लेकिन फिर से इस चीज़ को एक बार फिर से इग्नोर कर दिया गया और इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दरअसल अंग्रेज़ यह मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है, तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अंग्रेज़ों ने। और 1921 में पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जब गठन हुआ और यहाँ पर फिर 1921 में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी और इसी प्रकार के कुछ अन्य पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई करके हड़प्पा के आसपास थोड़ी सी खुदाई में ही एक बड़ा सा शहर, बड़ा सा स्ट्रक्चर सामने आ गया। और इससे अंग्रेज़ और अन्य सभी जो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वे सभी लोग इस बात को मानने लगे और यह एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी उस समय, और पूरी दुनिया में इस चीज़ का बड़ा ही नाम हुआ। और राखाल दास बनर्जी और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो दयाराम साहनी, इन सब का बहुत नाम हुआ था। फिर जब खुदाई हुई तो अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और ऐसे ही स्थलों के आसपास घेराबंदी कर दी और लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और इस चीज़ को अच्छी तरह से रेडियो कार्बन जैसी पद्धति से इसके समय निर्धारण और ऐसे ही अन्य जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो करना शुरू कर दिया। और जब खुदाई हुई तो भारत, जो आज का भारत है, वहाँ पर हमारे देश में गुजरात राज्य है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद अगला जो है जानते हैं सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यानी कितने क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो हम देख सकते हैं सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक
और पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। यह उत्तर से लगभग दक्षिण तक 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा लगभग 2800 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए, उत्तर में चूंकि ये मांडा है, तो मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, और ये दक्षिण में दायमाबाद है, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, और ये पूर्व में ये आलमगीरपुर मेरठ में है उत्तर प्रदेश में, और ये हिंडा नदी के आसपास पड़ता है, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है सुतकांगेडोर, ये यहाँ पर इसकी पश्चिमी सीमा है। तो ये इस तरह से फैला हुआ था। तो इसका जो प्रकार है या रूप है, ये एक तरीके से त्रिभुजाकार मानते हैं। इस तरह से फैला हुआ था। ठीक है, तो ये है इसका भौगोलिक विस्तार का स्वरूप। इसका अगला फैक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में पता लगाया था, और सर्वप्रथम इसका वर्णन उन्होंने 1842 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसका वर्णन किया था। फिर उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन करके इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि हड़प्पा स्थल सबसे पहले प्राप्त हुआ था खुदाई में, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और चूंकि हड़प्पा और ऐसे ही अन्य स्थल सिंधु नदी के आसपास प्राप्त किए गए, तो इसलिए इसका एक और नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी रखा गया। सर जॉन मार्शल के निर्देश में ही राखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। देखिए, 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। सभ्यता की खोज के लिए रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के लिए काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से इसका 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और यह सभ्यता लगभग 400 से 500 साल तक रही, और इसकी जो परिपक्व अवस्था थी वो 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। लेकिन अब जो शोध हो रहे हैं उसके हिसाब से यह माना जाता है कि सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। एक और फैक्ट है कि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, और परीक्षणों से यह पता चला है कि इस सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। जैसे एक तो भूमध्य सागरीय है, और अल्पाइन है, मंगोलाइड है, और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो ये है इसका सामान्य परिचय और भौगोलिक विस्तार। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की नगर योजना के बारे में, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ ज़्यादातर पढ़ने योग्य हैं। एक तो सिंधु सभ्यता की नगर योजना, और दूसरा है इसका वाटर मैनेजमेंट, जल नियोजन प्रणाली। तो नगर योजना की अगर बात करें तो इसका सबसे अधिक जो नगर नियोजन का हिसाब किताब है वो बड़ा ही अच्छा था। ग्रिड पद्धति पर घर बनाए गए थे, और ये शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता कह सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी इसका अद्भुत नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। यहाँ पर जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी, इस तरह से बनी होती थी, और यहाँ पर लगभग सभी नगर 2 भागों में बटे हुए थे। पहले भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, जिसमें शासन वर्ग निवास करता था, और दूसरे भाग में नगर अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार और कारीगर, श्रमिक आदि रहते थे। इसे समझते हैं। यहाँ पर एक तो इस तरह से समझिए कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला इस तरह से होता था,
यानी कि पूर्वी टीला एक तो होता था और एक पश्चिमी टीला होता था। तो जो ये पूर्वी टीला होता था ये लगभग थोड़ा सा नीचे बसा हुआ होता था। यहाँ पर ये सामान्य वर्ग के लोग जैसे शिल्पकार, कारीगर और अन्य सामान्य लोग रहते थे। और पूर्वी टीले पर पश्चिमी टीले पर जो है वो शासन वर्ग के लोग, पुरोहित और ऐसे ही अन्य सम्माननीय व्यक्ति रहते थे। और इसके चारों ओर ना वो कर देते, दुर्ग बनाया जाता था, चार दीवारी बनाई जाती थी। अगला फैक्ट है, सड़कों के किनारे की नालियाँ ऊपर से ढकी हुई होती थीं और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा, रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक रसोई घर, एक आंगन और एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, यानी कि जो वेयर हाउसेस होते हैं उसके अनाज वगैरह रखने के लिए अन्नागार, और ये एक स्विमिंग पूल बड़ा सा प्राप्त हुआ है। घरों के दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। लोथल में दरवाजे खिड़कियां मुख्य मार्ग जो होता था या सड़क होती थी उसकी तरफ ही खुलते थे। अब हम बात करेंगे हड़प्पा की लिपि यानी कि जो भाषा है। तो हड़प्पा की जो लिपि है वो अभी तक अच्छी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है और इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है 64 मूल चिन्ह हैं और 205 से 400 तक अक्षर हैं। सेल खड़ी की आयताकार मोहरें, तांबे की गुटकाओं, इन चीज़ों पर ये चिन्ह प्राप्त होते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, लेकिन इसे पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है। इसमें जो लिपि है वो चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर इस तरह से लिखी जाती थी, इधर से राइट टू लेफ्ट। इस पद्धति को बूस्ट्रोफेडन कहा गया। इसमें सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में। तो इनके सामाजिक जीवन में ये देख सकते हैं कि मातृ सत्तात्मक परिवार होते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और ये मोहरों पर जो चित्र अंकित हैं उनसे पता चला है। तो और यहाँ के समाज में चार वर्ग व्यवस्था भी, चार प्रकार की वर्ग व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे विद्वान हैं, पुरोहित है, योद्धा है, व्यापारी, श्रमिक, ये विद्वान पुरोहित एक में माने जा सकते हैं। तो इन लोगों की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना यानी कि जो घर थे वो समाज की आर्थिक विषमता को दिखाती है। जैसे कि सभी के घर एक जैसे नहीं बने हुए होते थे, कुछ अलग, किसी का घर छोटा, किसी का बड़ा, या फिर किसी का थोड़े बहुत अलग प्रकार का बना हो सकता था। इसलिए इसको हम आर्थिक विषमता के रूप से मान सकते हैं। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही प्रकार के लोग आभूषण धारण करते थे और यहाँ से ये बात ऐसे सिद्ध होती है कि यहाँ से प्रसाधन मंजूषा यानी कि जो कोई मेकअप किट कह सकते हैं उसको, वो मिला है। और पाकिस्तान में एक स्थान है चन्हूदरो, यहाँ से लिपस्टिक के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। खाने पीने की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और मनोरंजन की बात करें तो चौपड़ और पासा खेलते थे। और यहाँ के लोग जो है किसी की डेथ हो जाती थी तो ये समाधिकरण जिसको कह रहे हैं, ये आंशिक समाधिकरण भी था और दाह संस्कार, दोनों प्रकार की बातें प्रचलित थीं। पढ़ाई लिखाई की या अन्य प्रकार की बात करें तो यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी भी रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय ज़्यादा थे, युद्ध प्रिय कम थे। ये लड़ाई झगड़ा कम करते थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन करके व्हीलर नाम के एक इतिहासकार ने बताया है कि यहाँ दास प्रथा भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन अगर हम डिस्कस करें तो राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं होता है। पता नहीं चला है कि राजनीतिक संगठन या राजनीतिक कोई व्यवस्था ज़्यादातर मौजूद थी, क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की तरफ ही अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में बणिक, बनिए,
व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यही चीज़ था। हंटर के अनुसार, हंटर नाम के इतिहासकार के अनुसार, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन था, यानी कि लोग बाग ही यहाँ पर आपस में मिल करके शासन को चलाते थे। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। तो अच्छी मानी जा सकती है। सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत व्यापार और कृषि था, उन्नत कृषि तथा व्यापार। इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन और विभिन्न कार्यों में दक्षता, आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता वाले लोग ऐसा नहीं है कि सिंधु क्षेत्र में ही केवल व्यापार करते थे, बल्कि मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार करते थे। इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन आदि थे। यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शित किया गया है, जैसे ये देख सकते हैं, ये हड़प्पा, ये है सबसे पहला स्थल, और इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो, ये दूसरा स्थल है, और ये सिंधु नदी के किनारे, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, और ये रावी नदी है, ये इसके आसपास ये हड़प्पा का स्थान है, ये यहाँ पर। और ये सबसे ज़्यादा स्थल वैसे तो सरस्वती नदी के किनारे, ये सरस्वती नदी है, प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी, ये देख रहे हैं, हाँ, इसके किनारे मिले थे। तो यहाँ पर सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं भारत में। लगभग 925 साइट्स उस समय तक प्राप्त हुई थी, और अब तक तो 2800 साइट्स प्राप्त की जा चुकी हैं। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, और यहाँ की जो 16 के गुणक में, यानी कि 16 का मल्टीपल होता था मैथमेटिक्स में। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे। कपास की खेती सबसे पहले इन्होंने ही की थी। यूनानियों ने इसको सिंडन नाम दिया है। और ये लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से भी परिचित थे। यहाँ के खाद्यान्न गेहूँ, जौ थे। ये लोग कृषि कार्य करने के लिए पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। चूँकि यहाँ फावड़ा मिला नहीं है, फावड़ा, इसलिए यहाँ पर हम मान सकते हैं कि लकड़ी के हल प्रयोग होते थे। सिंधु सभ्यता में कृषि पदार्थों की जैसे कृषि पदार्थ क्या हो सकते हैं, यही खाने पीने के अनाज, इनकी पूर्ति ग्रामीण क्षेत्र से होती थी। जो मैंने अभी बताया दूसरा टीला होता था, जो पूर्वी टीला, तो पूर्वी टीले की ये लोग जो है खाना पीना, जैसे कि मतलब गेहूँ है, चावल है और जौ है, ये उगाते थे। और ये इन सब चीज़ों की पूर्ति ये लोग यहाँ पर तो आपस में करते थे, बल्कि यहाँ पर भी पूर्ति किया करते थे। और ज़्यादातर अन्नागार, वेयर हाउसेस की बात करें तो वो सभी कहाँ थे, नदियों के किनारे बसाए गए थे, ताकि पानी की पूर्ति भी कृषि कार्य के लिए होती रहे। तो कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का विकास हुआ। कृषि कार्यों में कृषि कार्य तथा व्यापार और परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए या इस प्रकार का कोई कार्य करने के लिए जो है पशुओं की सहायता ली जाती थी। बैल यहाँ पर मुख्य था, कुबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते, इन सब के होने का अनुमान है। और गुजरात के जो निवासी हुआ करते थे वे सभी, वहाँ पर लोग हाथी पालते थे। तो ये है इनका। अब इनके धार्मिक जीवन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष तथा पशु तीनों रूप में करते थे। और इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। तावीज़ों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों पर मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के कारण बलि प्रथा का अनुमान लगाते हैं कि पता चलता है कि यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित थी। ये लोग मातृदेवी रुद्र देवता, पशुपतिनाथ लिंग योनि की पूजा भी करते थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के निवासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान सूर्य पूजा में होता होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक होता है ना, ये
स्वास्तिक तथा चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। चक्र इस तरह से, तो इसे सूर्य मान सकते होंगे कि ये सूर्य पूजा के प्रतीक रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के वासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके थे, जैसे एक पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान तथा कलश समाधान। यानी कि पूर्ण समाधान का मतलब पूरी तरह से बॉडी को मिट्टी में दबा देना, आंशिक समाधान, कलश समाधान कलश में रख देना। तो ये 3 तरीके थे। आगे है, इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार यही लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ भी इसी सभ्यता से मान सकते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, यानी सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो पतन से संबंधित अनेक विद्वान अलग अलग प्रकार की टिप्पणी देते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर यह कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण या बाहरी लोगों के आक्रमण की वजह से हो गया। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव मानते हैं कि बाढ़ आई होगी नदियों में, जैसे सिंधु नदी में, रावी नदी में, तो संपूर्ण शहर नगर इस तरह से पूरी तरह से तहस नहस हो गया होगा या लोग मर गए होंगे, ये पतन का कारण रहा होगा। ऑरेल स्टेन, अमलानंद घोष इसके लिए जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं। एमआर साहनी इसको भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन से जोड़कर देखते हैं। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता, और KUR कैनेडी इसको प्राकृतिक आपदा, जैसे मलेरिया है, महामारी कोई फैली होगी जिससे सभी लोग ग्रसित हुए होंगे और मर गए होंगे। तो कोई एक कारण ही उत्तरदायी नहीं है, इसमें हम ये मानते हैं क्रमिक पतन होता रहा होगा और यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंची होगी। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता ने हमें क्या दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तब से लेकर अब तक भी चलती आ रही हैं, जैसे दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल की प्रणाली, नगर नियोजन, सड़क नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद, मातृदेवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग और योनि की पूजा हम आज भी करते हैं, योग का चलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र, ये सभी हम आज भी मानते हैं। ताबीज है, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था है, अग्नि पूजा भी करते हैं, यज्ञ मोहरों का उपयोग भी करते हैं, इक्का, गाड़ी, बैल गाड़ी, आंतरिक बाह्य और दोनों प्रकार के व्यापार, ये सभी हम आज भी करते हैं। तो सिंधु सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का स्थान ही खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ये गांव है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, अर्ध औद्योगिक नगर, हाफ इंडस्ट्रियल सिटी। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया है। और हड़प्पा में जो नगर था, हड़प्पा नगर था, वहाँ पर रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग बनाया गया था और दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 415 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा बताया गया था। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर इतिहासकार ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। अगला स्थान है मोहनजोदड़ो। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध के लरकाना जिले में, सिंध पाकिस्तान में, लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। यहाँ की सत्ता राजतंत्रात्मक नहीं थी बल्कि जनतंत्रात्मक थी। लोग बाग अपने आप ही मिलकर के सब शासन चलाते थे। यहाँ पर स्नानागार मिला है और यहाँ के लोग टीन और तांबे को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। और कांसे से, चूँकि यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति पाई गई है नर्तकी की, जो द्रवी मोम विधि से बनी हुई है। अगला स्थान भी चन्हूदरो जो पाकिस्तान में है। यह सेंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पर
खुदाई करवाई थी। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ से केवल वक्राकार ईंटें मिली हैं और यहाँ दुर्ग का अस्तित्व मिला नहीं है। यहाँ पर झूकर झांगर के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मोहर बनाना और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता होगा। यानी यहाँ पर लोग काम करने आते होंगे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर रहवास का मामला नहीं दिख रहा है। इसी क्रम में अगला स्थान है लोथल। लोथल आज के भारत में गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 में की थी। यह एकमात्र प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को 2 भागों में बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। यानी दोनों जैसे पश्चिमी टीला पूर्वी टीला, इन दोनों को एक ही चारदीवारी से बनाया गया था, पूरी तरह से सुरक्षित किया गया होगा। कालीबंगा अगला स्थान है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। 1951 में इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और 1961 में BV लाल और BK थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई की गई थी। यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला है और यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ है और यहाँ पर अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। कालीबंगा में शवों के अंतिम संस्कार हेतु 3 विधियों जैसे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे, यानी कि वो वाटर कंजर्वेशन में जानते थे कि कैसे पानी को संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ के नगर 3 भागों में बटे हुए थे। दुर्ग भाग, एक तो जो पश्चिमी टीला कह सकते हैं, और मध्यम बीच में जो एक हिस्सा था, और एक निचला नगर जिसमें सामान्य लोग रहते थे। तो धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान जिसको कहते हैं, वो मिला है। अब ये कुछ अवशेष और वस्तुएं सिंधु स्थल से प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी है। जैसे हड़प्पा से सवादान पेटिका, शंख का बना हुआ बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा अर्थात उर्वरता की देवी। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, सीपी की बनी हुई पटरी, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, चंदुदड़ों से अलंकृत हाथी, बकराकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएँ आयताकार हैं जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरें, मिट्टी के खिलौने। लोथल से धान बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, 3 उगल समाधियाँ, धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ, एक विशेष प्रकार की कब्र, बनावली से हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बाड़ागर आदि, ये सभी प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद ये जिन लोगों ने जिस स्थान की खोज की और कहाँ पर है, इस तरह से ये जानकारी है। हड़प्पा जैसे रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, 1922 में खोजा गया। राखालदास बनर्जी ने खोजा था, तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पाकिस्तान में स्थित है। इसी प्रकार ये है। लोथल है भोगवा नदी पर, 1955 में SR राव ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। धौलावीरा ये 1967-68 में और 1990-91 में भी यहाँ पर कुछ खुदाई हुई, JP जोशी और RS बिष्ट ने। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक संक्षेप में हमने अध्ययन किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।